हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे अनसोल्ड पेपर अग्रवाल जी का 2024 जिसमें सेट 5 HZ करके दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में भी आपको सबसे पहले 6 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, फिर 4, 2 यानी कि इस तरह किए थे। जो बड़े प्रश्न हैं वो सबसे पहले किए। तो खंड बा जो है, जो हमको कॉपी पे करना होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5 या 23, 24, 25 या 6 नंबर का होता है, जिसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक करना होता है। 6 नंबर का होता है। सबसे पहले मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा 23 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 4 कुर्सी 7 मेज़ों का मूल्य 360, 6 कुर्सी 10 मेज का मूल्य 520, तो 1 कुर्सी और 1 मेज। तो आप लिखेंगे माना कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है। माना कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है और एक मेज का मूल्य 22 रुपया है। क्लियर? तो इन्होंने पहले दिया 4 कुर्सी और 7 मेज। तो पहली शर्त हो गई 4x + 7y। 4 कुर्सी तो 4x, 7 मेज 7y = 360। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर इन्होंने कहा है 6 कुर्सी और 10 मेज। तो देखिए बेटा 6x + 10y = 520। यह आपका समीकरण 2 हो गया। हमको एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य चाहिए। तो देखिए बेटा, हम किसी एक मान को विलोपन विधि लगाते हैं, x को या y को बराबर कर लें। तो जैसे समीकरण 2 में आप 2 का गुणा कर दो और इसमें कर दो 3 का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके। अब जब चिन्ह बेटा समान हो करके, दोनों चिन्ह समान हो तो आप लिख दीजिएगा घटाने पर, और अगर विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ने पर। देखो बेटा, 1 में 3 का किया तो ये हो गया 12x 21y, और इसमें किया 3 का 0 6 18 3 3 9 1 10। ठीक है बेटा, इसमें 2 का किया तो 12x + 20y = 0 4 और 10, और यहाँ घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा। यहाँ बचेगा 22 और यहाँ बचेगा 40। समीकरण 1 से 1 में रखेंगे तो देखिए बेटा 4x यहाँ लिखे दे रहे 4x + 7y तो 280 हो गया, = आपका 360 है। तो 4x हो गया आपका 360 - 280। तो देखो बेटा 0 और 16 में से 8 गया 8, तो x = 80/4 यानी कि 20। तो एक मेज का मूल्य कितना 20 रुपये आ गया, सॉरी एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये आ गया और एक मेज का मूल्य 40 रुपये आ गया। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल इसी में दिया हुआ अथवा करके। अब देखो बेटा, आपको पेपर में एक ही पार्ट करना है, हम यहाँ दोनों आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा एक आदमी ने 3250 रुपये ऋण लिया, तो कुल ऋण हो गया, कुल ऋण हो गया 3250 रुपये। ठीक है बेटा, और उसने दिया किस प्रकार है, पहले महीने में 20 रुपये दिए। ठीक है, फिर आगे उसने दिया है 15 रुपये बढ़ाता गया, तो अगले में 35 हो गया, फिर 50 हो गया, 15 बढ़ाता था। मान लिया कि इन्होंने पूछा कितने माह में चुकता करेगा, मान लिया कि n महीने में चुकता करेगा। आप लिख लो, तो हमने मान लिया n माह में। क्लियर? तो देखिए बेटा, यहाँ पर a जिसको हम प्रथम पद, चूंकि श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी बन गई है, तो a = 20 और d = 15। n हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, और Sn हमारा दिया हुआ है 3250। यहाँ देखिए बेटा, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो देखिए बेटा 3250 = n/2 2a 2 × 20 + n हमको ज्ञात नहीं है, और यहाँ पे 15 है। तो देखिए बेटा 3250 × 2 इधर आ जाएगा। यहाँ देखिए बेटा n ये हो गया 40 +
15n माइनस 15। क्लियर। तो देखिए 3250 इंटू 2, यहाँ देखो बेटा n 40 15 25, तो 25 प्लस 15n। ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, तो 5 पंचे 25, 5 3 15। अब इधर आपका है 3250 गुणे 2, काटा इसलिए नहीं अभी हमको। देखो बेटा 5 छक्का 30, 5 पंचे 25, यह हो गया आपका 65 दूनी 130, तो 1300 इज इक्वल 5n और प्लस 3n स्क्वायर। तो हमारा समीकरण बन गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं और n का मान निकालेंगे। देखो बेटा 1300 इंटू 3, यहाँ मैंने गुणा किया। देखो बेटा 1300 फैक्टर पहले कर लें, और 3 तो हमारा ही। देखो बेटा 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 2 7 3, तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 पंचे 25, 5 एकन 5, 5 3 15 और 13 एकन 13। और चूंकि दाएं बाएं का गुणा करते हैं तो इनटू में 3 और एक फैक्टर आ जाएगा। अब इन फैक्टर में मुझको इस तरह देखना है जो घटकर 5 बचे। तो देखो बेटा 3n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मुझे लिखना है 1300 इज इक्वल 0। देखो बेटा 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60 और 13 पंचे 65, तो 65 माइनस 60। क्लियर बेटा। तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 65n और माइनस 60n और माइनस 1300 इज इक्वल 0। तो फाइनली यहाँ पे केवल n कॉमन ले लो, तो 3n प्लस 65, और यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया 20, 20 3 60, तो 20 यहाँ 3 हो गया और प्लस यहाँ हो गया 65 इज इक्वल 0। तो देखिए बेटा 3n प्लस 65 और n माइनस 20 इज इक्वल 0। तो देखो बेटा जब हम इसको 0 करेंगे तो ऋणात्मक मान आएगा, n ऋणात्मक हो नहीं सकता है, तो n माइनस 20 इज इक्वल 0, तो n बराबर 20। तो इसका मतलब वह ऋण हमारा कितने में आ जाएगा, 20 माह में। ये जो n निकला वो हमारा कितना निकला है बेटा, 20 माह। तो ध्यान दीजिएगा बेटा 2 ऑप्शन रहते हैं, और चूंकि मैं हर बार पेपर में यह बताता हूँ कि आप सबसे पहले खंड बा का 3 4 5 या 23 24 25 जो दिया हो, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर का दिया हो, पहले वही करना। आप देख रहे हैं कितना छोटा छोटा प्रश्न है और 6 नंबर हमको ये दिलाता है। तो इन 2 में से कोई एक करना है, तो आपको एक ही करना, नोट करिएगा। देखिए बेटा 24वें क्वेश्चन या खंडवा का चौथा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर तथा तल का अवनमन कोण। देखो बेटा एक बहुमंजिली भवन है, ठीक है, इसके शिखर से एक ये छोटा भवन दिया हुआ है जो 8 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर, ठीक। तो इसके शिखर से देखने पर एक अवनमन कोण ये बनेगा, ठीक है बेटा। शिखर तथा तल का अवनमन कोण 345 अंश, एक अवनमन कोण ये बनेगा। तो देखो अवनमन कोण इसका बेस ये इस तरह मान लेते हैं। तो देखो एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, ये वाला बना 30 अंश, छोटा वाला 30 डिग्री, और ये पूरा हो गया 45 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इसको हम इस तरह क्षैतिज तल ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्षैतिज होगा इस तरह। तो देखो ये हमारा हो गया 30 अंश और ये हमारा हो गया 45 अंश, ठीक। 8 मीटर है ऊंचा, तो यहाँ पे भी 8 होगा। इतना ऊपर आप h मान लीजिएगा, सिंपल। उसके बाद जैसे इसका मान लो AB था, तो इसका नाम दे दो C और D, और यहाँ पर एक E बिंदु ले लो, ठीक। बीच की दूरी को x मान लो, यहाँ से यहाँ तक x, तो ये भी x हो गया। बहुत सिंपल है बेटा। और यह सवाल इस तरह का कई बार है। इन्होंने कहा कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, 2 चीज़ें पूछी हैं, यानी कि x और h हमको दोनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज क्या है, EDB। तो त्रिभुज EDB में EDB की बात करें तो यहाँ पर देखो tan 30 इज इक्वल h/x 1/√3। तो यहाँ से देखो बेटा x बराबर √3h हो गया, समीकरण 1।
फिर हम बात करते हैं त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी में ए सी बी की बात करें तो देखो बेटा tan 45 यह हो जाएगा h + 8 बटे x। देखो बेटा टोटल यहाँ से यहाँ तक की माप कितनी हो गई, h + 8, या ये मान 1 होता है तो यहाँ से x बराबर h + 8। ठीक बेटा, x का मान ये है तो यहाँ रख दीजिएगा √3h = h + 8। ठीक, h को एक तरफ लाइएगा तो जब h को इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 = 8। तो h हो गया 8 बटे √3 - 1। इस तरह का मान कभी आए तो आप परमेयीकरण कर दीजिएगा, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो ये हो गया 8 √3 + 1, नीचे देखिए वर्गांतर √3 - 1 √3 + 1, तो 3 - 1 अर्थात 2 रह गया। तो 2 चौकू 8, तो यहाँ 4 √3 और +1 ये h का मान है। ठीक बेटा, तो x हमारा क्या था, x हमारा था √3h, तो x = हो गया √3 और h × 4 √3 + 1। ठीक है बेटा, चाहो तो इसका गुणा कर दो, 4 को बाहर रहने दो, इसका किया तो यहाँ हो गया 3 और प्लस √3। ठीक है बेटा, ये आपका x का मान आया। तो बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी हमारी इतनी हो गई, और भवन की ऊंचाई जो बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई है h + 8। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये हमारी h + 8 है। h हमारा ये रखा है तो इसको लिखेंगे 4 गुणा कर दीजिएगा √3 और +4। ठीक है, +8 कर दो तो 8 × 4 = 12 हो गया। 4 √3 और +12 कॉमन ले लीजिएगा 4, तो √3 और +3 इतना देखिए √3 + 3 ये हमारा बीच का दूरी आया और बहुमंजिल भवन की। तो देखो बेटा दोनों ही, अब चूंकि ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी इतने यूनिट मीटर है तो मीटर लिख दीजिएगा, और जो आपस की बीच की दूरी है वो इतने मीटर। अब इत्तेफाक है दोनों बराबर आएंगे, बराबर तो आएंगे। देखो बेटा ये कोण और ये कोण 45 है तो h और ये h + 8 बराबर है। अब आगे देखिएगा इसी का अथवा, आपको एक ही करना है, यहाँ मैं दोनों कर रहा हूँ। अथवा में देखिएगा इन्होंने कहा है sin थीटा, अब देखो बेटा लिखा हुआ है sin थीटा और प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और इसके बराबर 7 tan स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर लाना है। तो पहले होल स्क्वायर खोल लेते हैं। देखो बेटा a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब आप देखिए 6 नंबर का सवाल कितना सरल, प्लस ये अगली स्टेप में जा रहा है। ठीक बेटा, इधर देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a² प्लस b² और प्लस 2ab 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर। अब देखो बेटा अगली स्टेप में आपको क्या करना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिख लिया। अच्छा, साइन इंटू कोसेक 1 होता है और कॉस इंटू सेक 1 होता है। तो देखिए इसको पहले अब कॉसिक स्क्वायर को लिख लें। देखो बेटा ये तो 1 हो गया तो ये बचेगा 2 और ये भी बचेगा 2। ठीक, बात आ गई कॉसिक स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सेक स्क्वायर इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन। बहुत ध्यान समझिएगा, यह सेक स्क्वायर हो गया, एक कोसेक स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया। देखो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का ये मान लिख दिया। यह 1 तो 2, यह 1 तो 2। ठीक, अब देखो ये भी मान 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर। अब इधर देखो 1 2 2 4 2 6, तो टोटल हो गया 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा
और यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो आप देख रहे हैं 6 नंबर का सवाल है, कितना छोटा सवाल है। तो प्रयास करिएगा, पहले लॉन्ग क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करिएगा। नोट करो। चलते हैं बेटा 25वें क्वेश्चन पर। और 25वें क्वेश्चन में भी 2 पार्ट दिए। पहला दिया दिए गए चित्र में, देखो बेटा एक चित्र इस तरह दिया है, ये अर्धगोला है और ये है एक शंक्वाकार आकृति पर अध्यारोपित है। ठीक है, इन्होंने इसका नाम दिया ए बी और यह नाम दिया सी डी, यह नाम दिया हमारा सी और डी। ठीक, हमारे इसमें दिया हुआ ए बी इक्वल 3.5 और यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का मतलब ये 2r, तो 2r इक्वल 3.5, तो r इक्वल हो गया 3.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर। खिलौने की ऊंचाई सी डी हमारा यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा जो शंक्वाकार आकृति, ये शंक्वाकार आकृति है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हुई, ये ऊंचाई ये हो गई। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया O, तो डी ओ कितना हुआ, 5 में से ये त्रिज्या वाला पार्ट घटा दीजिएगा, 3.5 मतलब 1.75, तो ये आपका आ गया 3.25 सेंटीमीटर। क्लियर। हमसे पूछा गया है चित्र का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो बेटा संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ को समझ लीजिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब प्लस, चूंकि ये वाला जो गोलाई वाला पार्ट है यह दोनों मिल जाएंगे तो ढक जाएगा, और यह है इसका शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ मुझे एल की आवश्यकता पड़ेगी। देखो बेटा यह मैंने 3.25 निकाल लिया, आर हमारे पास है, तो एल बराबर हो जाएगा √ h² + r²। एच हमारा ये हो गया बेटा, ये एच हो गया 3.25, 3.25 का वर्ग और प्लस 3.5/2 यानी कि 1.75 का वर्ग। ठीक है बेटा, इसको आप हल करेंगे तो लगभग आएगा 3.7 के करीब, लगभग 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारी तिरछी ऊंचाई निकल आई। अब हमसे क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ देखो बेटा अर्धगोले का होता है 2πr² और इसका होता है πrl। तो देखो बेटा इसमें पाई और r कॉमन ले लें। जब पाई और r कॉमन ले लिया तो आपका बचा 2r + l। तो देखिए बेटा पाई का मान 22/7 और r का मान हमारा 3.5/2 और 2r। तो देखो 2r का मतलब सीधा व्यास हो गया, तो यहाँ 3.5 लिख दीजिएगा और प्लस 3.7। ठीक है, अब इसको काट पीट लीजिए। देखो बेटा 7 × 35.5 आया, ये हो गया 11 और 11 × 5 = 55, 5.5 इंटू ये हो गया 7 × 5 = 12, 3 × 3 = 7.2। इतने वर्ग सेंटीमीटर, अब आप गुणा तो कर ही सकते हैं, इतने वर्ग सेंटीमीटर यह आपका जो आकृति है इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसी के अथवा में दिया हुआ है अथवा। अब अथवा को समझिएगा बेटा, अथवा में उनका पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक। देखो बेटा एक अर्धगोलीय टैंक है इस तरह का। ठीक, ये अर्धगोलीय टैंक है और ये पानी से भरा हुआ है। ठीक, एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय। यदि टैंक का व्यास, देखो बेटा इसका व्यास का मतलब 2r दिया हुआ 3 मीटर, तो r हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले पानी का आयतन निकाल लो, कुल पानी का आयतन जो हमारा इस टैंक में आएगा, तो यह हो जाएगा 2/3 πr³। और चूंकि यूनिट मीटर में है तो क्या हो जाएगा घन मीटर। ऐसे देख लो घन मीटर या मीटर क्यूब लिख लो, जो भी लिखना चाहो। तो देखो बेटा 2/3 पाई 1.5 का क्यूब, इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा। 2/3 पाई 1.5
अब 1.5 का स्क्वायर, देखो बेटा 1.5 इंटू 1.5, तो देखो 3 पंचे 15.5 का 2 में गुणा किया तो 1.0 यानी कि 1 हो गया। 15 पंद्रह 225, 2.25 ये हो गया मीटर क्यूब या घन मीटर। अब चूंकि मुझे लीटर में चाहिए तो हम जानते हैं, चूंकि देखो एक बात याद है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यह यूनिट होती है। ठीक है बेटा, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए बेटा, पाई इंटू 2.25 गुणे 1000 और यह आपका लीटर हो गया, तो हमारा हो गया 2250 पाई लीटर। इतने लीटर उसमें पानी आता है। अब आप लिखेंगे जो पाइप खाली कर रहा है, पाइप द्वारा 1 सेकंड में 3 सही 4/7 लीटर पानी खाली किया जाता है। पानी खाली किया जाता है। तो सिंपल समझिएगा, हमारा कुल इतने लीटर पानी है, तो आप लिखोगे 7 या 21 और 4 25, 25/7 लीटर पानी खाली होता है बराबर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तो 1 लीटर होगा 7/25 सेकंड में। मेरा है 2250 पाई लीटर, यह खाली होगा, एक लीटर खाली होगा 7/25 में, तो 7/25 गुणे 2250 पाई। ठीक है बेटा, अब देखिए काटिए, 25 निम्मा ये हो गया 90 और इसका मान रख दीजिएगा 7 गुणे 90 गुणे 22/7, 7 से 7 कट गया, इतना सेकंड आया। ठीक है बेटा, अब इसको आप अगर 90 गुणे 22/60 कर दो तो ये बन जाएगा मिनट। तो देखो बेटा 30 दूनी 60, 30 3 90, ठीक है, इससे काट दो 11, तो आपका 33 मिनट आया। कितना आया? 33 मिनट। और अगर यहीं पे बात करें आधा टैंक खाली करने की तो 33/2 मिनट। फिर समझिएगा, यह अर्धगोलीय एक आपका टैंक है, तो जिसमें पानी हमारा आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? 2/3 पाई आर क्यूब मैंने निकाल लिया, तो यह हमारा आया लीटर में। पहले आएगा मीटर क्यूब, और चूँकि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो इतने लीटर। अब 1 सेकंड में पानी इतने लीटर, तो यानी 25/7 लीटर खाली होता है 1 सेकंड, तो 1 लीटर खाली होगा 7/25 सेकंड में, तो इतने लीटर खाली होगा 7/25 गुणे इतने लीटर, तो ये हमारा आ गया कितना? 90 गुणे 22 सेकंड। मैंने 60 का भाग दे दिया, 90 गुणे 22/7, तो 11 33 मिनट। तो 33 मिनट में पूरा टैंक खाली होगा, और चूंकि आधे का पूछा है तो 33/2 मिनट। नोट करिएगा बेटा। खंड बा का क्वेश्चन नंबर 22 कह लीजिएगा या दूसरा कह लीजिएगा। यह 4 नंबर का प्रश्न होता है, तो इसमें 5 पार्ट करने होते हैं, 6 दिए होते हैं, तो मैं सारे कर रहा हूँ। पहले का नंबर दिया हुआ है, इन्होंने कहा दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ 9x - 3y = 6। तो देखो बेटा, इन्होंने कहा कि अनेक हल हैं। तो पहले तो देखो बेटा, एक शर्त होती है, जैसे हम इसकी तुलना करें a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर। पहले इसको समझिएगा, से तुलना करने पर। जब आपने तुलना किया तो देखो यहाँ पे a1 आपका 3 आएगा, b1 आपका ऋण 1 आएगा, c1 2 आएगा। इधर देखो a2 आपका कितना आएगा? a2 9 आएगा, b2 आपका -3 आएगा, c2 आपका 6 आएगा। तो a1/a2 देखिए बेटा 3/9 अर्थात 1/3, b1/b2 -1/-3 1/3, c1/c2 ये आपका 2/6 अर्थात 1/3। तो अब आप जानते हो जब a1/a2
बराबर b1/b2 हो बराबर c1/b2 हो तो अनेक हल होंगे। अब देखो बेटा, ये तो हमारी शर्त हो गई। अब होंगे कैसे वो भी आप देख लो। जैसे मान लो हमने किसी को ड्रा किया, सिंपल सा समझिएगा, कोई कोऑर्डिनेट ले लो। जैसे देखो बेटा, ये मान लो अक्ष हैं हमारे, हमने x का मान अलग अलग जैसे हम बेटा मान ले लें, ध्यान से समझना, और दोनों समीकरणों में रखेंगे। तो जैसे देखो अनेक हल कैसे हो सकते, जैसे हमने सबसे पहले अपनी इच्छा से कोई एक मान लिया, क्योंकि इनको जब आप हल करोगे तो ये हल होकर तो आएंगे नहीं। आप यह समझिएगा, यह एक रैखिक समीकरण इस तरह आएगा और इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिएगा। 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन लिया तो यह आपका क्या आ गया, 3x - y = 3 × 2। तो फाइनली ये यही समीकरण रखा है। तो ये पहली रेखा का समीकरण ये मान लो 3x - y = 2 है। जब हम इसको रैखिक समीकरण में बनाएंगे, चूंकि आलेख अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है तो केवल हो गया, तो 3 गुना हो गया, तो उसका थोड़ा दूसरा जो माप होगा वो इस तरह चला जाएगा, इस तरह। ठीक है बेटा, यहाँ पर चूंकि आलेख करने की बात नहीं है, केवल आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यह तीनों बातें बराबर हों तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। खा में इन्होंने कहा है भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन। देखो जैसे बेटा मान लो यहाँ पे P बिंदु है और इससे कोई भवन है 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है बेटा, 10 मीटर, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। जैसे बेटा यहाँ से देखो, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 अंश। आगे इन्होंने कहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा। ये मान लो यहाँ पे एक ध्वज लगा दिया, ठीक, इसकी ऊंचाई इतनी h मान ली। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब ध्वज का उन्नयन कोण जो है वो बन गया 45 अंश। ये कितना बन गया, 45 अंश। तो इन्होंने क्या कहा, ध्वज दंड की लंबाई। तो देखो बेटा, ध्वज दंड की लंबाई, जैसे मैंने इसको x मान लिया और इसको नाम दे दिया A, B और C। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज PAB में। तो देखो PAB में देखिएगा tan 30 बराबर हो जाएगा 10/x। यह मान 1/√3 होता है, तो x बराबर हो गया 10√3 मीटर। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं PAC में, त्रिभुज PAC में। तो यहाँ आप लिखेंगे tan 45। अब देखिए टोटल ऊंचाई हमारी क्या होगी, h + 10 और बटे x। ये मान 1 होता है, तो x = h + 10। ठीक है बेटा, मुझे h का ही मान चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं 10√3 और 10 को इधर भेज दीजिएगा, h। तो h बराबर हो गया 10 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर। यह भी आपका आंसर सही है। चाहो तो √3 का मान रख दीजिएगा 1.732 -1। तो ये देखिए बेटा पॉइंट कितना हो गया, 10 × 0.732। तो इसको आप लिख सकते हो 7.32 मीटर। यह भी आंसर सही है। तो इस तरह हमने ध्वज दंड की माप जो h मानी थी यहाँ से यहाँ तक, यह ज्ञात कर ली। देखिए बेटा, इसी के गा पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चला, 22 या खंड बा का दूसरा। 2 अंकों से बनी संख्या। देखिए बेटा, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात आए तो यह बातें आपको पता होनी चाहिए। माना कि दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 22, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x + y। यह हमको पता होना चाहिए। ठीक, इन्होंने कहा है 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 9। तो अंक हमारे x और y हैं, तो x + y = 9। समीकरण 1 हो गया। फिर उनका यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। देखो बेटा, संख्या के अंक पलट दो तो अब 10y + x हो गया। यह जो नई संख्या बनी, यह इस मूल संख्या से नई वाली संख्या 27 ज़्यादा है, तो इसमें 27 जोड़ दो।
दोनों बराबर हो गए, सबको इधर ले आओ। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल 27। फिर समझो नई संख्या, मूल संख्या 27 ज़्यादा, तो मूल वाले में 27 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ आपका बच्चा माइनस 9x और प्लस 9y इक्वल 27। 9 का भाग दे दो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 3, समीकरण 2। एक हमारी है x प्लस वाई इक्वल 9, दोनों को जोड़ दो तो 2y इक्वल 12। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 6। अब देखिए बेटा y बराबर जब 6 आया तो 6 यहाँ रख दो तो x बराबर क्या हो गया 3। x प्लस 6 इक्वल 9 तो x बराबर 3। तो संख्या हो गई हमारी 10x और प्लस y, तो 30 और 6 36। अब चेक कर लो, इन्होंने कहा कि इसके अंक पलट दो तो 63 हो जाएगा। 63 में 27 घटाओ तो देखो बेटा कितना बचा, 36 बचा। देखो 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो मूल संख्या हमारी क्या है 36 और उलट के बन जाती है 63। ठीक है बेटा। इसके घा की बात करते हैं। घा पार्ट में दिए हुए, अब देखो बेटा घा पार्ट में दिया हुआ एक चित्र ABC, इस तरह देखो बेटा ABC, बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। A B और C, यहाँ पर एक अंतःव्रत बना हुआ इस तरह बेटा, देखो अंतःव्रत, इसको स्पर्श करता हुआ जा रहा है। ठीक है, पहले आपके सिलेबस में अंतःव्रत था, अब नहीं है। और ये D और यहाँ पे दिया हुआ E और यहाँ पे दिया हुआ F। तो हमको ये दिया हुआ AB बराबर AC, ये दिया हुआ है कि AB बराबर AC, ये पहले से है, दिया है। ठीक है बेटा, दिया है। हमको सिद्ध करना है BE बराबर EC, BE बराबर EC हमको सिद्ध करना। तो सिंपल सा समझिएगा, जैसे देखो बेटा जब ये एक अंतःव्रत होता है, अंतःव्रत, ठीक है, इसको पहले ये हमारे सिलेबस में इसको बनाना भी था, अब नहीं है। तो अंतःव्रत जब भी ये चूंकि जिस रेखा पर स्पर्श करता है तो उस रेखा को बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से देखो बेटा ये वाले पार्ट हमारे कैसे हो गए, ये वाले ये बराबर भाग हो गए। ठीक बेटा, सिंपल सा है, इनको आप बराबर लिख लीजिएगा। तो देखो हमको निकालना है BE बराबर EC, ये टुकड़े बराबर निकालने हैं। ठीक, और ये आपस के टुकड़े बराबर होते हैं। देखो बेटा AD, जैसे मैंने कहा कि ये आपस के टुकड़े बराबर होंगे तो आप लिखेंगे AD, चूंकि AD बराबर AF। ठीक, इधर BD बराबर CF, BD बराबर BE, BD बराबर BE, ध्यान से समझिएगा, BD बराबर BE। इधर आपका CE बराबर CF, CE बराबर CF। मैंने कहा कि ये जो आपस के टुकड़े हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान समझिएगा, हमको ये भी दिया AB बराबर AC। तो देखो बेटा आप लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC है हमारे पास, तो AB को लिख सकते हो AD प्लस DB, AD प्लस DB, और AC को लिख सकते हो AF प्लस FC। अब यहाँ देखिए बेटा AD और AF ये बराबर हैं, तो AD और AF बराबर कट गए, तो यहाँ से हो गया DB बराबर FC। देखो बेटा हमने निकाल लिया DB बराबर CF, ये दोनों मैंने बराबर निकाल लिए। ठीक, अब देखो बेटा ये जो DB है, DB बराबर CF हमारा आ गया, और DB बराबर BE, ये देखो ये लिखा है DB बराबर BE, तो यहाँ BE लिख सकते हैं। CF बराबर क्या है CE, ये देखो लिखा है CF बराबर CE, तो यहाँ CE लिख सकते हैं। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ वर्ग अंतराल बारंबारता, और इसमें बारंबारता योग 80 दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख लिया वर्ग अंतराल है बेटा 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। ठीक है बेटा, बहुत कंसंट्रेट समझिए, जब भी वर्ग अंतराल दिया हो और कभी भी इन्होंने क्या कहा बेटा, माध्यक यदि 28.5 हो, माध्यक दिया हुआ बेटा, 1 मिनट,
देखो बेटा इसमें दिया हुआ है चित्र आपके में इस तरह वर्ग अंतराल बारंबारता दिया और ये का माध्यक 28.5 है। माध्यक माध्यक मतलब माध्यिका माध्यक। एक पेपर में हमसे थोड़ी मिस्टेक भी हुई थी, तो माध्यक जब जैसे माध्यक और माध्य में अगर कन्फ्यूजन हो तो पेपर इंग्लिश में भी दिया होता है, तो ये बेटा माध्यक मतलब माध्यिका माध्यिका। ठीक है बेटा माध्यिका। तो माध्यिका हमारे इस सवाल में दी है 28.5। ठीक, तो बारंबारता यहाँ पर दिया हुआ 5x 20 15 22 और 5। ठीक, बात करते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता देखो बेटा 5 ये हो जाएगा 5 + x, इसमें 20 जोड़ो तो 25 + x, 15 जोड़ो तो 40 + x, 22 जोड़ोगे तो 40 + x + 22 और फिर 5 जोड़ोगे तो 45 + x + 22। ये हमारी संचयी बारंबारता हो गई। इसका टोटल जो सिग्मा एफ होता देखिए 5 20 20 40 5 45 + x + 22। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा टोटल दिया हुआ है बारंबारताओं का योग, यानी कि सिग्मा एफ हमारे सवाल में दिया हुआ 80। बारंबारताओं का योग कितना दिया हुआ 80। तो यहाँ से बेटा हमें यह मिल गया कि 45 + x + 22 = 80। तो x + 22 = 80 - 45, तो आपका 35 बचा। समीकरण 1 मान लो। ठीक है बेटा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा टोटल 80 आया तो n/2 निकालते हैं। n/2 की माध्यिका 28.5 है, तो सबसे पहले n/2 निकालते हैं। n/2 आ गया, चूंकि ये 80 है सिग्मा एफ, तो 80/2 अर्थात 40। अब 40 के आगे वाला तो देखो 40 + x, लेकिन बेटा माध्यिका हमारी 28.5 है, तो ये 30 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला होगा, x का मान जो है वो 15 से ज़्यादा रहा होगा, तो यहाँ 40 प्लस आ गया होगा। तो ये वाली टेबल हो गई। तो यहाँ से देखो बेटा n/2 तो हमने निकाल लिया, यह टेबल हो गई। तो माध्यिका बराबर क्या होता है L + n/2 - CF/F और इंटू में h। तो देखो बेटा ये आपका हो गया 20 प्लस इधर 28.5, चूँकि ये मान हमको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बेटा L 20 हो गया, n/2 40 हो गया, माइनस CF 25 + x 25 प्लस नहीं CF होता है इससे पीछे वाला, ये होता है CF। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 5 + x ओवर F आपका ये वाला रहेगा 20 और इंटू में पूरे के इंटू में आपका h का मतलब L2 - L1, तो 30 - 20 ये 10 हो गया। तो 10 दूनी 20। अब देखो इसको इधर भेजा 28.5 - 20 = 40 में से 5 गए 35 माइनस x और बटे 2, ये बचा आपका 8.5 गुणे 2 बराबर 35 माइनस x। तो यहाँ देखिए बेटा आपका हो गया, ये हो गया 8 दूनी 16 17, x को इधर ले आइए तो 35 माइनस 17 अर्थात x बराबर हमारा क्या आ गया 18। समीकरण 1 से, समीकरण 1 था x + y 35, तो y + 18 = 35, तो y = 35 माइनस 18, तो y = 17 हमको ज्ञात हो गया। तो इस तरह मैंने x और y के मान ज्ञात कर लिए। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, आपके दिमाग में ये सोचता 40 + x आपका ये है, लेकिन 40 + x हम यदि इसको लेते तो L1 हमारा 30, जो L2 - L1 जो L1 बनता है, यानी कि जो लोएस्ट सीमा बनती 30 और माध्यिका कितनी दी 28, तो इसका मतलब ये 30 तो नहीं हो सकता, तो यही वाला होगा। तो इसलिए हमने इसको लिया। CF होता है इससे पहले वाला। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। देखो बेटा इसका जो चा पार्ट दिया हुआ है, इन्होंने कहा यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाएं। ठीक है बेटा, तो 2 पासे फेंके जाएं, 2 पासे एक साथ फेंके जाएं, एक साथ फेंके जाएं। तो सबसे पहले हम कुल प्रकार निकाल लें। कुल प्रकार हो गया
6 गुणे 6 यानी कुल प्रकार हमारी 36 हो गई। ठीक, अब इन्होंने कहा है योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता पूछी है। तो देखो बेटा योगफल 7 से छोटा यानी उन पे जो अंक आए योगफल 7 से छोटा। तो देखो बेटा 7 से छोटा यानी योगफल आपका 6 तक आ सकता है। तो देखो बेटा पहले पासे पर अगर 1 आएगा तो दूसरे 6 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले पे 1 है तो आपका 5 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 3 1 2 1 1, यह कंडीशन हो सकती है। फिर हम मान लो इस पे ले लें 2, तो 2 के साथ 5 भी नहीं आ सकता, 2 4 2 3 2 2 और 2 1। पहले पासे की स्थिति जो पहला अंक वो पहले पासे, दूसरा अंक दूसरे। मान लो पहले पे 3 आए तो 3 4 7 हो जाएगा, तो 3 3 3 2 और 3 1 आ सकता है। पहले पे 4 आए तो 4 3 7 हो जाएगा, तो 4 2 और 4 1। पहले पे 5 आए तो 5 1 5 2 7 हो जाएगा। पहले 6 आएगा तो उस पर 1 भी आया तो 7 हो जाएगा ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यह प्रकार हो गए 15। तो जो प्रायिकता होती है प्रकार बटे कुल प्रकार, प्रायिकता प्रकार बटे कुल प्रकार, तो 15 बटे 36, 3 से काट दो, 3 5 15 3 31, तो 5 बटे 12 हमारी प्रायिकता हो गई। नोट करिएगा बेटा खंड बा का जो 21वां प्रश्न या पहला प्रश्न कहिएगा तो उसका का पार्ट इन्होंने कहा इसमें सभी खंड करने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा, देखो बेटा एक दिया 2520, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो, 2 1 2 दूनी 4 2 6 12 और 0। देखो बेटा ठीक है बेटा, फिर 2 6 12 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 5 10। फिर आप 3 से काटिएगा, 3 1 3 0 3 5 15 3 3 9 3 15 और 5 7 35 7 1 7। दूसरा है आपका 10 530, 10 530 के फैक्टर कर लो, 2 5 10 2 दूनी 4 2 6 12 2 5 10। 3 से काटिए, 3 1 3 2 3 7 21 3 5 15 3 5 15 3 6 15 2 3 8 24 3 5 15। फिर 3 से देखो 5 5 10 8 18, 3 से काट दो, 3 1 3 2 3 निम 27 3 निम 3 5 15 9 5 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 6 15। अब 5 से काटिएगा, 5 1 5 5 3 15 और फिर 13 से काटिएगा। ठीक बेटा, तो हमसे पूछा लासा और मासा, तो देखो बेटा लासा और मासा की बात करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मासा। मासा का सीधा सा मतलब होता है, मासा का मतलब कॉमन क्वांटिटी। तो देखो बेटा 2 इन दोनों में ये 2 लिख दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद 3 इसमें 2 बार है, इसका 2 बार ले लीजिएगा, तो 3 गुणे 3, ठीक है, ये मैंने मासा ले ली। उसके बाद 5 हमारा कितने बार है, 1 बार, और कोई बचा नहीं, तो 5 3 15 3 45 दूनी 90, ये हमारा क्या आ गया, मासा। अब लासा, लासा के लिए एक तो प्रोसेस ये है कि आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो। जैसे 2 बेटा 3 बार है और यहाँ 1 बार, तो 2 3 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ 2 बार है और यहाँ पर कितने बार है, 4 बार, तो 3 4 बार आएगा, 1 2 3 4, ठीक। 5 दोनों में 1 ही बार है, 7 1 ही बार है और 13 1 बार है। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इलासापा, बात समझिएगा। जैसे 5 और 10, तो 5 10 का मतलब 2 गुणे 5, तो 5 आपका दोनों में आता है। तो जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है, जैसे सपोज करो 5 और 25 है, तो लासापा 25 आएगा, लासापा की बात करें। तो इसी तरह इसमें आप देख लो, 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार, तो 3 बार आएगा। यहाँ बेटा 3 यहाँ 4 बार, तो 3 4 बार आएगा। 5 1 बार, 1 ही बार आएगा। 7 और जो बचे सारे लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। ये लासा मासा हो गया। गुणा आप कर सकते हैं खा, खा पार्ट में दिया हुआ है, सिद्ध करो 2√3 एक अपरमेय संख्या। तो आप सबसे पहले उल्टा चलते हैं, माना कि
2√3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया बेटा, इसको सबसे पहले मैंने माना परिमेय संख्या है। तो 2√3 इज इक्वल P/Q, और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है तो देखो √3 इज इक्वल P/2Q हो गया। अब आप लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी है? अपरिमेय संख्या। और P/2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल है, हो गया। ठीक है बेटा, अगले पार्ट में इन्होंने गा पार्ट में कहा है, ध्यान दीजिएगा, ABC एक त्रिभुज है। देखो बेटा ABC एक त्रिभुज बना दो, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। इन्होंने कहा है कि AB और AC का क्रमशः इसका D मान लो और इसका E मान लो। ठीक है, D और E। ये भी इन्होंने कहा प्रतिच्छेद करते हैं, भुजा जो DE है ये इसके समांतर है। ठीक है बेटा, तो सिद्ध करो AD/AB, AD/AB। देखो बेटा, आप चूंकि यहाँ DE पैरेलल दिया BC, तो आप लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से क्या? देखिए बेटा, थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं AD/DB इज इक्वल AE/EC। ठीक, हमको लाना AD/AB, तो सबसे पहले इसको उल्टा कर लो, ऐसे लिख दो। देखो बेटा, इसको लिख दो DB, यानी कि इसका व्युत्क्रम लिख दो DB/AD इज इक्वल EC/AE, और अपनी ओर से दोनों में एक जोड़ दो, दोनों ओर। तो ये हो गया AD+DB/AD इज इक्वल EC+AE/AE। तो देखो बेटा AD+DB ये AB हो गया, तो हमारा निकल आया AB/AD। देखो बेटा AB/AD इज इक्वल ये हो गया AC और /AE, इसी का उल्टा लिख दीजिएगा जो हमको सिद्ध कराया है। तो हमारा निकल के आया AD/AB इज इक्वल AE/AC, और यही हमसे सिद्ध कराया था। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। तो बेटा अगले पार्ट पे चलते हैं। घा में दिया, और ये आपका कौन सा 21वां चल रहा है। 21वें के घा पार्ट पे बिंदुओं इतने को मिलाने वाली रेखा। अब देखो बेटा, जैसे A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। ठीक, A का कोऑर्डिनेट है -1,7 और B का निर्देशांक 4,-3, और यह जो है एक रेखा, एक बिंदु। अब विभाजन यहाँ ये नहीं कहा कि अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन, तो अंतः विभाजन करेंगे। XY कोऑर्डिनेट मान लो और अनुपात है 2:3। ठीक है बेटा, तो x बराबर देखो बेटा क्या आएगा, mx2 और +n x1/m+n। तो देखो बेटा ये हो गया 4 दूनी 8 में से 3 गए 5/5, अर्थात x का मान 1 आ गया। ठीक, y की बात करते हैं। m जे mn होता m/2 और +n/1 7/m+n। तो देखिएगा बेटा -6 21, तो 15 बचा /5, तो y = 3 आ गया। तो हमारा जो बिंदु हो गया वो हो गया 1,3 आंसर। अगले पार्ट में इन्होंने कहा है यदि cosec θ = 2, तो देखो बेटा अंग्या पार्ट में दिया है cosec θ = 2। ठीक बेटा, तो cot sin 1 + cos। तो देखो बेटा आप सबसे पहले ट्राइंगल बना लो, बिल्कुल सिंपल है। देखो लंब बटे कर्ण साइन होता तो कर्ण बटे लंब, इसके बटे 1 होगा। तो देखो बेटा कर्ण बटे लंब, तो यह आपका हो गया 4 - 1 तो √3। पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो आधार का वर्ग हो गया, तो आधार √3 निकला। हमसे इन्होंने कहा है cot θ प्लस
साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बेटा सारे मान रख लीजिएगा। कैसे रखेंगे? देखो कॉट, अगर आपको ध्यान ना हो तो लाल बट्टे कक्का को याद कर लीजिएगा। कॉट यह होता है आधार बटे लंब, तो √3/1 प्लस साइन 1/2 हो गया 1 प्लस कॉस, कॉस हो गया √3/2। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा। √3 इधर देखो, ये पोर्शन हो गया आपका 1/2, पहले ऐसे लिख दें 1/2, और ये हो गया 2 प्लस √3/2। 2 से 2 काट दो, तो देखिए बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3। लघुत्तम ले लो या यहीं पे इसका परमेयीकरण कर दो। 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दो, तो √3 इधर लिखे दे रहे, √3 प्लस इसका परमेयीकरण किया, ऊपर हो गया 2 माइनस √3 और नीचे हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो 4 माइनस 3 अर्थात 1, तो √3 प्लस 2 माइनस √3/1, और ये √3 कट जाएगा तो आंसर हमारा कितना आ गया? 2। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अगले पार्ट में इन्होंने कहा है, अंग्या पार्ट में, चा पार्ट इस पोर्शन का लास्ट ऑप्शन है। सिद्ध कीजिए एक संभाव त्रिभुज के शीर्ष है। देखो बेटा हम जैसे 3 शीर्ष दिए हैं, तो पहला A 5, -2, ठीक है बेटा, B है 6, 4, B है 6, 4 और C आपका दिया हुआ 7 और -2। इन्होंने कहा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर। तो सबसे पहले बेटा AB निकालो। देखो यहाँ से कर रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ से देखो बेटा AB का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो 5 - 6 का वर्ग प्लस -2 और -4 का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा यह 1 हो गया, यह 6 हो गया, 36 1 37, √37 हो गया। बहुत सिंपल समझिएगा। बात करते हैं BC की। BC इनके बीच, तो 6 - 7 का होल वर्ग, x1 - x2 कर लो या x2 - x1 कर लो, 4 - -2 तो 4 प्लस 2 का वर्ग। तो देखो बेटा 1 का वर्ग 36, ये भी 37 हो गया। अब हम निकालेंगे AC मतलब 5 - 7 का वर्ग, ठीक, और प्लस -2 और माइनस ये +2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका 4 आएगा। तो आप लिखोगे चूंकि 2 भुजाएं देखो बराबर निकल आई, AB = BC, अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? और ये आपका खंड बा जो हमको अपनी कॉपी पे करना होता वह कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बेटा जब आप पेपर करेंगे तो खंड बा को करने के बाद लास्ट में एक पेज उस पे ऊपर लिख देना रफ वर्क, और खंड आ चूँकि आपको OMR पे करना होगा तो रफ वर्क जो हल करना होगा वो अपनी कॉपी में रफ वर्क लिखे हुए पोर्शन पे करिएगा और OMR पे टिक करिएगा। ठीक है बेटा? देखो बेटा अब खंड आ में जैसे पहला दिया हुआ तो इसका C ऑप्शन √9 यह कैसी संख्या है? परिमेय। ठीक है, आपको केवल टिक करना होता। दूसरे में कहा है कि किसी द्विघात समीकरण, अब देखो बेटा जब y = ax² + bx + c ये परवलयाकार होगा। कैसा होगा बेटा? परवलयाकार। तो ऑप्शन इसी, ये आपका इसका A पार्ट है। ठीक है बेटा, A पे आपको गोला करना। तीसरे में कहा निम्नलिखित समीकरण में देखो x/a, अब चूंकि ये आपको हल करना पड़ेगा, = y/b, और यहाँ दिया हुआ ax + by = a² + b²। अब यहाँ हमसे y का मान पूछा है, तो देखो बेटा x बराबर यहाँ से a/b और y यहाँ रख दो। तो देखो बेटा x की जगह रखा a/b और प्लस by = चूँकि ये आपको हल करना पड़ेगा। देखो बेटा ऊपर से y कॉमन ले लो और लघुत्तम ले लो b, तो यहाँ हो गया a² + b² = a² + b², और ये आपका कट जाएगा तो y = b आया, और y = b जो है हमारे ऑप्शन में C पार्ट है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। देखो बेटा x² - 4x + a = 0। तो सबसे पहले जब आप हल करेंगे ax से तुलना करेंगे,
से तुलना। तो देखो बेटा a बराबर 1 आ गया, b बराबर -4 आया और c बराबर a आया। और इन्होंने कहा मूल वास्तविक नहीं है, तो आप लिखिएगा चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हो गया, b² - 4ac लेस देन 0, यानी कि ऋणात्मक मान आएगा। तो देखो b² - 4 का स्क्वायर और -4a के स्थान पे 1 है और c के स्थान पे a है लेस देन। तो देखो बेटा यहाँ ये हो गया 16 - 4a लेस देन 0। तो देखो बेटा 16 इधर 4a, तो आपका हो गया 4, a का मान 4 से बड़ा है और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें संभवतः कोई मिस्टेक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है a लेस देन 4, जबकि लेस देन 4 नहीं होगा, यहाँ ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है बेटा, इसको अपना करेक्शन कर लेना। ठीक, अगला पार्ट है जो 5वां है क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 10वां पद। देखो बेटा a बराबर √2, d बराबर इसमें से घटाओगे तो √2, तो 10वां पद यानी कि t10 पूछा है, t10, तो a + 9d, तो a + 9 और ये भी √2, तो 10√2 आंसर आएगा। और 10√2 हमारे इस ऑप्शन में इन्होंने अंडर रूट में दिया तो अंदर जाएगा, तो ये देखो बेटा 2 10 × 10, तो ये हो जाएगा तदिशामान 100 √200 और √200 ऑप्शन दिया सी पार्ट। ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट है, सी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि माध्य होगा। अब छठा क्वेश्चन देखो बेटा, छठे क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे वर्ग अंतराल आएगा नहीं, इतना नोट कर लो पहले। देखो बेटा इस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ, आवृत्ति यानी बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहले मध्यमान देखो बेटा 2.5, 7.5, 12.5 और 17.5। ठीक, यहाँ x × f करते हैं तो देखो ये हो गया 5.0, इसका किया 75 × 150 यानी कि 30.0, इसका किया 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 × 6 = 7 और ये हो गया 175। ठीक है, 0.0। तो सिग्मा x f कर लीजिएगा, तो 0.5 10 15 1 8 7 15 3 18 1 और ये 285 और सिग्मा एफ हमारा आया इसका टोटल 10 6 16 4 20 2 22। तो हमसे इन्होंने पूछा है माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्य मतलब x बार, तो सिग्मा एक्स एफ ओवर सिग्मा एफ। तो देखो बेटा 285/22। ठीक, अब सीधा सा जैसे 22 का आपको पढ़ा नहीं पता है तो यहाँ ऑप्शन चाहिए, तो देखो बेटा 285 में 22 का कर दो, तो 22 एकन 22, 6 बचा 65 हो गया, 22 3 66, तो 22 दूनी 44, 1 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दी, लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है बेटा, तो 12.95 इसमें ऑप्शन दिया हुआ सी, 12.95। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में दिया हुआ है, देखो बेटा ABCDEF, ABC बहुत ध्यान समझिएगा, ABC और दिया हुआ DEF, DE और F, ये समरूप हैं। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा समरूप हैं और कंडीशन दी है AB/DE, AB/DE बराबर BC/FD। तो यहाँ देखो बेटा AB/DE और BC ये वाली भुजा /FD। अब यहाँ ध्यान देना, इन्होंने क्या किया BC/FD कर दिया। तो देखो बेटा इसका मतलब ये दोनों भुजाओं में संबंध है, तो इनसे दोनों भुजाओं के मध्य ये कोण बन रहा है, तो मध्य ये कोण बन रहा है बेटा, ये और ये। तो आपका क्या हो गया B/D, तो कोण B बराबर कोण D और ऑप्शन हो गया हमारा D पार्ट। ठीक है, सिंपल। 8वां में देखिएगा इन्होंने कहा शीर्ष। अब देखो बेटा अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा, 0,4। तो देखो बेटा 1 2 3 4, ये 0,4 हो गया, ध्यान से समझना। और दिया 1 दिया 0 0, तो ये 0 0 हो गया, और 1 दिया 3 0, 1 2 3, ये 3 0 हो गया। तो इन्होंने इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, सॉरी परिमाप पूछा है। तो
तो देखो बेटा इनके बीच की दूरी निकाल लो, इसको जो हम हल करेंगे तो ये दूरी हमारी कितनी आएगी 5। तो देखो 3 दूरी ये है, 4 दूरी ये है, तो परिमाप की बात करें, परिमाप तो सबको जोड़ दो, 4 + 3 + 5, 4 3 7 12, तो 12 यूनिट आया। तो 12 यूनिट हमारे ऑप्शन में सी पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? सी। उसके बाद 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 tan A = 4, तो यहाँ से tan A हो गया 4/3, ठीक है बेटा, 4/3। हमसे पूछा है सेक ए। सबसे पहले ट्रायंगल बना लो, या देखो और अच्छा तरीका, सेक स्क्वायर होता 1 + tan², तो सेक ए हो जाएगा √1 + tan², सबसे अच्छा तरीका। चूँकि सेक स्क्वायर - tan² 1 होता, तो सेक ए 1 + tan² हो गया, तो 1 + 16/9, 16 9 25/9 अर्थात 5/3, और ये हमारा ऑप्शन आया डी पार्ट, ठीक है। सवाल नंबर 10 की बात करें। 10 में दिया हुआ tan α + cot α 5, tan α + cot α 5, और हमसे tan² दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो देखो बेटा ये होल स्क्वायर हो जाए, tan² α + cot² α प्लस 2 tan α और cot α बराबर 25, और tan × cot 1 होता है, तो हमारा tan² और प्लस cot² α, ये मान 2 बचा, 25 - 2 तो 23 आ गया, और 23 हमारा हो गया सी पार्ट। नोट करिएगा बेटा। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वें में दिया हुआ है sin θ = cosec θ, sin θ = cosec θ, ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो ये कंडीशन दी है 0 और पाई, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ देखो बेटा sin θ cosec 1/, तो sin² 1, तो चूंकि प्रथम स्थान में है तो प्रथम चतुर्थांश में है, तो ये प्लस का 1 होगा, वैसे तो प्लस - 1 आएगा, तो sin θ = क्या लेंगे +1, +1 मतलब π/2, तो थीटा का मान हमारा क्या हो गया π/2, और π/2 हमारे ऑप्शन सी में है, ठीक है बेटा। 12वें में दिया हुआ है sin θ - cos θ 0, तो sin θ - cos θ 0, तो sin θ = cos θ हो गया, तो sin θ / cos θ = 1, तो tan θ = 1 हो गया, और एक मान होता tan π/4 का, tan 45 का, तो थीटा हमारा कितना हो गया 45 अंश। अब हमसे पूछा है sin पावर 4 + cos पावर 4, तो देखो बेटा sin 45 या π/4 लिख लो, और इस पे घात 4 प्लस cos 45 और इस पे घात 4, तो ये 1/√2 मान होता है, 1/√2 होल घात 4 और 1/√2 होल घात 4। देखो यह 2 पे घात 1/2 है, तो 1/4 + 1/4 यानी 2/4, अर्थात 1/2 उत्तर आया, और ये ऑप्शन हमारा बी, क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में दिया हुआ है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो बेटा ये आपका बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 है। देखो वृत्त का केंद्र यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर Q है, ये O है, ये कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई कितनी है 24, ठीक। ये 90 अंश का कोण बनाती है स्पर्शी, तो ये कर्ण हो गया, इसको हमें पता नहीं, मैंने r मान लिया, और वृत्त की त्रिज्या पूछी, तो देखो बेटा 25 का वर्ग बराबर r² + 24 का वर्ग, तो r² हो गया 25 का वर्ग - 24 का वर्ग, ठीक। तो r = √25 का वर्ग, तो ऐसे लिख लो, वर्गांतर लगा दो, 25 + 24 और 25 - 24, तो 25 24 ये 49, यानी कि r = 7 आया, तो 7 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है ए पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में दिया हुआ यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र का वृत्त है O, और बिंदु यहाँ पे P है, स्पर्शी PA और PB, देखो बेटा ये PA है और ये PB है, ठीक। ये A है, ये B है। स्पर्शी जो PA और PB हैं वो परस्पर बना रही हैं 80 अंश का कोण, ये 80 अंश है,
तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो 80 है तो ये दोनों संपूरक होते हैं, तो ये पूरा कोण हो गया 100, ये पूरा 100 हो गया। अब POA पूछा, POA यानी कि आधा पूछा है, तो POA ये होगा 100/2 अर्थात 50 अंश, और 50 अंश देख लीजिएगा हमारे B पार्ट में दिया हुआ है। कौन सा पार्ट है? B। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। R त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। अब चूंकि ये ऑप्शन कोई नहीं है, इन्होंने क्या किया, 2 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह लिखा 2πr² θ/720, जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है B। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? B। 15 के बाद 16 की बात करते हैं। 16 में एक ठोस पाइप व्यास, तो 2r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, और उसकी लंबाई मान लो या ऊंचाई मान लो, ये दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, तो आयतन देखिए बेटा, पाइप है तो कैसा होगा, बेलनाकार, तो πr²h, πr² देखो बेटा ये कितना हो गया 2, तो 2 का वर्ग 4 और h है 20, तो 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यह ऑप्शन हमारा है D पार्ट, D पार्ट, ठीक है बेटा। 17 इन्होंने कहा R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr², और यह ऑप्शन होता है हमारा C। ध्यान दीजिएगा, अगर ठोस अर्धगोला है और उसका वक्र पृष्ठ पूछा 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ 3πr², नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में देखो बेटा एक टेबल दी हुई है और इसमें माध्यक वर्ग पूछा है, तो देखो बारंबारता का टोटल योग हो गया 2, 8, 10 और 12, 22, 22 और 18, 40, 10, 50, तो आधा हो गया 25। तो 25 के आगे आपका देख लीजिएगा कौन सा आ रहा, तो संचयी बारंबारता थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे बेटा ये 2, 8, 12, 18 और 10, ठीक है बेटा, तो जो हम CF बनाते हैं ये आपका F है, चूँकि ये हल तो करना नहीं है, 2, 8, 10, ये हो गया 22, 22 ये हो गया 40 और ये हो गया 50, और चूँकि सिग्मा F का टोटल हमारा कितना आया 50। देखो ये टोटल 2, 8, 10, 2, 12, 8, 20, 2, 3, 5, तो हम पहले निकालते हैं n/2, तो कितना आ गया 25। 25 के आगे देखो बेटा ये सीमा है, तो सेकंड लास्ट जो है हमारा 25 के आगे ये वाला है 18 वाला, 18 वाला में 30 और 40 दिया है, 30 से 40, तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया जो C पार्ट है, ठीक है बेटा। 19वें में कहा गया है बारंबारता सारणी में माध्य दिया हुआ है 30 और माध्यक मतलब माध्यिका दी हुई 35, बहुलक पूछा है, बहुलक आपको पता होगा 3 माध्यिका और -2 माध्य, ये आपका बहुलक होता, तो 105 - 60, तो ये आपका कितना बचा 45, और 45 हमारे ऑप्शन में B पार्ट है, ठीक है बेटा। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। यह है पेपर का अंतिम प्रश्न। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, देखो बेटा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता मिलकर एक होती है, और उनका निश्चित रूप से घटती है, इसका मतलब ना घटने की बात खत्म हो गई, तो निश्चित रूप से घटती है तो प्रायिकता हो गई आपकी 1, और यह ऑप्शन दिया हुआ D पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं घटना PE और PE0 यानी कि घटना न घटने की मिलकर एक होती है, जब निश्चित रूप से घट रही है तो ना घटने का ऑप्शन खत्म, तो कुल प्रायिकता 1 हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस पेपर में आपने सेट 5वां HZ सीखा, और इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।